Students, welcome to my Via Study Pro YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 6 and this is a fourth lesson, the Vedic period. Okay, this is a part of history and this is a part of 2. This is the second part of this lesson and हमने जो पार्ट 1 में जो डिस्कशन किया था कुछ टॉपिक्स के बारे में, ठीक है। तो आज हम इस पार्ट 2 में कुछ इस लेसन के जो वैदिक पीरियड जो लेसन है, इस लेसन के कुछ बचे हुए जो पॉइंट्स थे वो आज हम इस सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसमें सेकंड वीडियो का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है लेटर वैदिक पीरियड। ओके, मतलब जैसे हमने पार्ट 1 में अर्ली वैदिक पीरियड देखा था, अब हम अर्ली मतलब पहले का है ना, अब लेटर मतलब बाद का, ठीक है। तो वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड के बारे में हम जानकारी देखेंगे। तो इसमें भी अर्ली वैदिक पीरियड जैसे था उसमें से बहुत सारे चेंजेस हुए हैं यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड में, ठीक है। जैसे इसमें जैसे हमने अर्ली वैदिक पीरियड में क्या देखा था, वेद देखे थे, है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें क्या है, जो वेद थे उसको उसमें उन्होंने और क्या स्टार्ट कर दिया, उसमें उपनिषद नाम के एक ग्रंथ होते थे, जैसे उपनिषद है, आरण्यक का है और ब्रह्ममानस है ना। तो ऐसे कुछ नाम के उन्होंने इपिक्स लिखे थे। इपिक्स मीन्स ग्रंथ, ठीक है। तो जैसे रामायण है, महाभारत है ना, ऐसे ग्रंथ उन्होंने इस लेटर वैदिक पीरियड में लिखे थे। ओके, और इसमें हम यहाँ के जो लाइफ थे, पॉलिटिकल लाइफ, सोशल लाइफ, वो कैसी थी हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे पॉलिटिकल लाइफ। ओके, इन द लेटर वैदिक पीरियड द पोजीशन ऑफ द किंग बिकेम मोर पावरफुल। लेटर वैदिक पीरियड की जो राजा की जो पोजीशन थी वो कैसी थी, बहुत ज्यादा पावरफुल थी अर्ली वैदिक पीरियड से। ओके, his office became hereditary. The tribal assemblies which acted as checks on his power disappeared. Voluntary contributions from the wish were now forcibly collected. जो भटकी जमात जो थी, जो ट्राइबल समाज के जो लोग थे, वो मतलब जो राजा होता था वो उनके पावर जो होती थी वो, मतलब जो भटके जमात के जो लोग होते थे वो राजा के पावर को क्या करते थे, फॉलो करते थे। मतलब राजा की जो पूरी पावर थी वो उन पर थी, है ना। राजा जो हुक्म करता तो उनको सब लोगों को वो करना पड़ता था, ठीक है। बट देयर वॉज स्टिल नो स्टैंडिंग आर्मी, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई सेना नहीं थी, कोई सी स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी। द किंग्स इन्फ्लुएंस वॉज फर्दर स्ट्रेंथेंड बाय रिचुअल्स। जो किंग थे वो अपने जो उनकी जो स्ट्रेंथ थी वो रिचुअल्स के थ्रू वो क्या करते थे, उसको अप्लाई करते थे। ही परफॉर्म्ड several public and important sacrifices including the Ashwamedha, Rajasutra and Vijayapaya to demonstrate his increasing power and prestige। तो मतलब इसमें ये बताया है कि वो जो राजा थे, वो उस टाइम के जो भी किंग होते थे, वो उनका जो परफॉर्मेंस था वो पब्लिक के लिए, है ना, पब्लिक के सामने वो किस तरह से क्या क्या वो वर्क करते थे उनके लिए। तो इसमें जो उनके सैक्रिफाइसेस होते थे, मतलब वो क्या क्या लोगों के लिए करते थे, जैसे उसमें कुछ अश्वमेधा, राजसूया और विजयपिया, है ना, ऐसे कुछ मतलब ऐसे पावरफुल ऐसे कुछ उनके एक प्रेस्टीज उन ग्रंथों के वजह से वो बनी थी, ठीक है। अब देखते हैं इकोनॉमिक लाइफ। ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल वाज एग्रीकल्चर। लेटर वैदिक पीरियड के शुरुआती में जो लोगों की जो भी बेसिक जो मेन उनका जो व्यवसाय था वो क्या था, एग्रीकल्चर था, खेती बाड़ी था। दिस पीरियड इज ऑल्सो मार्क्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ आयरन टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स बिगेन टू बी इंक्रीजिंगली यूज्ड। और वो लोग उस पीरियड में उन्होंने क्या डिस्कवर किया था, आयरन डिस्कवर किया था, मतलब लोखंड, ठीक है, लोहा। तो जो उस लोहा को उन्होंने डिस्कवर किया था, फाउंड किया था, और उस लोहे से फिर उन्होंने अलग अलग हथियार बनाना स्टार्ट कर दिया था और उसको यूज भी करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। Therefore, ironsmith who produced spearheads and arrowheads ran a usually business। फिर उन्होंने वो जो हथियार थे उनके थ्रू उन्होंने क्या चालू किया,
उनका जो बिजनेस मतलब जो भी वो काम काज कर देते हैं ना, उन टूल्स का सहारा लेके, जैसे पेड़ काटना है ना, उसके लिए उनको टूल्स चाहिए, शिकार करना, हंटिंग करना, उसके लिए टूल्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ों का फिर उन्होंने उस टूल्स का यूज़ करके ये सारे जो उनके बिजनेस थे उसको स्टार्ट कर दिया। पीपल ड्यूरिंग दिस पीरियड यूज पेंटेड ग्रे वेयर। जब इस पीरियड के स्टार्टिंग में, इस पीरियड के बीच में लोग जो थे उन्होंने क्या यूज किया, उन्होंने पेंटेड ग्रे वेयर उन्होंने यूज किया। अ नंबर ऑफ साइट हैव बीन एग्जावेटेड सच एज हस्तिनापुर, कौशंबी एंड अतरंजी खेरा इन उत्तर प्रदेश। तो उसके कुछ ऐसे साइट्स, मतलब जैसे ये ग्रे कलर के जो वेयर्स होते हैं, इसके कुछ प्रूफ्स उनको कहाँ मिले, जो भी हिस्टोरियन से उनको कहाँ मिले थे, हस्तिनापुर में और कुशंबी और अतराजी खेरा, यहाँ पे कुछ ऐसे जो यूपी में है, ठीक है, ऐसे कुछ उनको उसमें प्रूफ्स मिले हैं। बाय द लेटर वैदिक पीरियड कैटल हर्डिंग हैड डिक्लाइन इन इम्पोर्टेंस। फिर लेटर वैदिक पीरियड जो है उसमें कैटल मतलब जो जानवर वगैरह पालना है ना, और हर्डिंग करना है ना, तो ये सारे जो चीजें थी वो क्या हो गई, इसकी जो इम्पोर्टेंस थी वो थोड़ी बहुत कम हो गई लेटर वैदिक पीरियड के बाद। There are frequent reference in the later Vedic text to a variety of crops including rice, new agriculture tools and techniques. फिर उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में कुछ नई नई वेराइटी के क्रॉप्स बनाना, उगाना, उसकी ग्रो करना खेती में चालू हो गया। जैसे राइस वगैरह उसमें ग्रो करना उन्होंने स्टार्ट किया, और खेती में उन्होंने टूल्स का यूज़ करना स्टार्ट किया, हथियारों का, और कई नई नई टेक्निक्स का भी उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट किया। सच रेफरेंस मेक इट क्लियर दैट सेटल्ड एग्रीकल्चर हैड बिकम कॉमन एंड दैट पीपल वेयर सेटलिंग डाउन इन विलेजेस। उसके बाद उन्होंने मतलब खेती बाड़ी करके अपना पूरा जो उनकी जो लाइफ थी उन्होंने सेटल कर दी एक जगह पे। मतलब उस टाइम पे कैसे वो भटके जमात होते थे ना, इधर से उधर भटकते रहते थे, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में फिर वो क्या हो गए, स्थायी हो गए, है ना, एक जगह पे रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया साधारण लोगों की तरह। और वो ऐसे खेड़े गांव में वगैरह विलेजेस में उन्होंने अपनी बस्ती बसा ली। द लेटर वैदिक पीरियड सॉ अ फर्दर इंक्रीज इन क्राफ्ट्स एंड क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन। उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में कुछ जो लोग थे उन्होंने अपना क्राफ्ट्स उन्होंने इंक्रीज किया, जैसे हाथों से कुछ बनाई हुई चीजें नहीं, ये क्राफ्ट आर्ट बनाना करना, ये सारी चीजें उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद हम देखते हैं सोशल लाइफ। By the later Vedic period, the occupation performed by different groups had become fixed. The social groups became rigid. For instance, only a Brahmin sons could be a Brahmin and perform the duties assigned to a Brahmin. उस टाइम पे जो समाज की जो प्रथा थी वो कैसी थी, लेटर वैदिक पीरियड के बाद जो बिजनेस होता, जो भी कोई ऑक्यूपेशन होता था, उसके अलग अलग ग्रुप फिक्स कर दिए गए, मतलब जाति के अनुसार उनके, है ना, जैसे उनका फादर अगर ब्राह्मण है, ठीक है, ब्राह्मण है, एक कोई पर्सन है जिसके फादर ब्राह्मण थे, ठीक है, और वो पूजा पाठ करते थे, तो उनके डेथ के बाद जो उनका जो बेटा है वो भी वही काम करेगा। मतलब बाप अगर पुजारी है तो बेटा भी क्या होगा, पुजारी ही बनेगा, ठीक है। अगर पिता उनके अगर राजा है तो उसका बेटा भी राजा ही बनेगा। मतलब इस तरह से वो ऑक्यूपेशंस उनके फिक्स करके रख दिए थे। अगर कोई लोहार है, लोहे का काम करता है तो उसका बेटा भी लोहार ही बनेगा, वो भी वही काम करेगा, है ना, इस तरह से। अगर किसी के पिताजी अगर साफ सफाई करते हैं, गांव में झाड़ू पोछा करते हैं, तो उनका बेटा भी वही काम करेगा। इस तरह से मतलब एक फिक्स्ड उनको व्यवसाय उनका बना दिया था। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, ऐसे एक कहावत हम बोलते हैं ना कभी कभी, वकील का बेटा वकील बनेगा, है ना, तो ऐसे ही उस टाइम पे था। आज ऐसा नहीं है ना। आज क्या है, मतलब जो गरीब है, चपरासी है, चपरासी का बेटा आज कलेक्टर बनता है ना। ऐसा नहीं कि चपरासी का बेटा चपरासी ही बनेगा, है कि नहीं। तो पहले के काल में इस तरह से सबको अपना अपना ऑक्यूपेशन, अपना अपना बिजनेस उनको फिक्स करके दे दिया था। अब उनका रिलीजियस लाइफ देखते हैं, धार्मिक जीवन उनका कैसा था।
In the later Vedic period, many changes took place in the religious practices. Prajapati, the creator, Vishnu, the preserver, and Rudra or Shiva, the destroyer, emerged as all-powerful deities. मतलब लेटर वैदिक पीरियड में जो लोग थे उनका मतलब धार्मिक जो विश्वास है वो कैसा था, वो प्रजापति जो भगवान है उनको वो क्रिएटर समझते हैं, मतलब एज अ क्रिएटर। विष्णु जो है वो प्रिजर्वर, और रुद्रा मतलब जो शिव है, शंकर महादेव, वो डिस्ट्रॉयर मतलब नष्ट करने वाला है ना, ऐसे वो भगवान को मानते थे इस टाइप में, ठीक है। और उनको बहुत ही ज्यादा पावरफुल वो मानते थे और उनकी पूजा भी करते थे। Though prayers continued to be recited, they became less important and sacrifices and rituals became more expensive and complex. Some of the important public sacrifices were the Ashwamedha and Rajasuya sacrifices. तो वो लोग मतलब पूरी मुख पाठ ऐसी उनको प्रेयर होती थी, वो हमेशा पूजा जो थी बिल्कुल उनके मुंह पे रहती थी, जो भी प्रार्थना जो भी भगवान के सामने करते हैं है ना, आरती वगैरह जो भी है, तो पूरा उनको मुख पाठ होता था है ना, पूरा रिसाइट कर लेते थे। और सब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी उनको पूजा पाठ जो है भगवान का, है ना। और उन मतलब वो भगवान के लिए कुछ ऐसे सैक्रिफाइसेस, कुछ ऐसे त्याग भी वो करते थे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, वाई वेयर गॉड वर्कशिप्ड, भगवान की पूजा क्यों की जाती थी। दो थ्रू वर्कशिप, रिसाइटेशन एंड सैक्रिफाइसेस पीपल आस्क्ड फॉर प्रजा, पशु, फूड, वेल्थ एंड हेल्थ। मतलब ये जो वर्कशिप है, वर्कशिप के द्वारा जो भी वो रिसिटेशन करते थे, प्रेयर है ना, जो भी सैक्रिफाइसेस करते थे, तो पीपल्स का ये मानना था, मतलब पीपल्स ऐसे पूछते थे किसको, प्रजा के लिए, मतलब प्रजा मीन्स वो क्या, उनके चिल्ड्रन, ठीक है, उनके बच्चे। पशु मीन्स जो उनके जानवर, जो भी कैटल्स होते हैं, है ना। और खाना, और उनकी वेल्थ, उनकी आरोग्य, उनकी संपत्ति, और हेल्थ, है ना। तो उनकी हेल्थ और वेल्थ, इनके लिए वो भगवान की पूजा करते थे, मतलब इन सारी चीज़ों के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए, है ना, जो भी उनका बिजनेस है, ऑक्यूपेशन है, उसके लिए, और उनके खाने पीने के, खाने के लिए, संपत्ति के लिए, अपने आरोग्य के लिए, अपनी सेहत के लिए, वो सारी जो पूजा थी वो करते थे। Thus, the demands and desires of the composers of hymns appear to have been rather basic in nature and not particularly spiritual. तो उनके जो डिमांड्स होते थे, कुछ ऐसे डिजायर्स होते थे गॉड के लिए, है ना। जैसे आज भी हम भी वैसे ही करते हैं ना, जब हम पूजा करते हैं तो कुछ डिमांड करते हैं गॉड को, है ना। गॉड के सामने हाथ जोड़ के बैठे और बोलते हैं, गॉड मुझे पास कर दो, भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा ये भला कर दो, है ना। तो ये सब क्या है, एक डिमांड है ना। एग्जाम के पहले दिन बोलते हैं कि कल मेरा पेपर अच्छा जाने दो, मुझे पास होने दो, मतलब इस तरह से। तो ये अपना एक बेसिक नेचर है ना, ह्यूमंस का। भगवान के सामने बैठ के हम क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपने डिमांड्स रखते हैं, है ना। भगवान को हम रिश्वत भी दे देते हैं कभी कभी, है ना। अगर मेरा ये काम कर दोगे तो मैं तुम्हें 101 दक्षिणा दान करूंगा, या 101 ऐसे नारियल चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, ये सारी चीजें, है ना। तो इसीलिए गॉड की हम क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, और उस टाइम पे भी लोग ऐसे ही करते थे। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फोर आश्रम्स। According to religious text, life was divided into 4 stages और आश्रम्स। मतलब ये जो रिलीजियस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, जो धार्मिकता के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है हिस्टोरियंस के थ्रू, तो उसमें ये बताया है कि उस काल में लेटर वैदिक पीरियड के लोगों की जो लाइफ थी वो कुछ ऐसे 4 स्टेजेस में उसको डिवाइड किया गया था, 4 आश्रम्स में, ठीक है। डिफरेंट ड्यूटीज वेयर असाइन टू ईच ऑफ दिस। इन चारों ग्रुप में जो भी लोग आते थे उनको चारों के अलग अलग ड्यूटीज उनको दी गए थे। द 4 आश्रम्स वेयर ब्रह्मचार्य और स्टूडेंट लाइफ, गृहस्थ और लाइफ ऑफ अ हाउस होल्डर, वनाप्रस्था और लाइफ एज अ हर्मिट, एंड फाइनली संन्यास और रेन्यूसिएशन ऑफ द वर्ल्डली लाइफ। वैसे 4 जो आश्रम थे वो दिए थे। पहला आश्रम कौन सा था उनका, ब्रह्मा आश्रम, ब्रह्मचार्य, ठीक है। मतलब जो सारे जैसे ब्रह्मचार्य में जैसे स्टूडेंट लाइफ, मतलब सिर्फ वो
शिक्षा शिक्षा लेते हैं ऐसे बच्चे, ठीक है। दूसरा है गृह, और वो पूरा कैसे दूसरा जो है वो क्या है, गृहस्थ मतलब घर बार सामान्य वाला हाउस होल्डर, ठीक है। और तीसरा है वनप्रस्था मतलब जो जंगलों में रहता है, घर बार छोड़ के जो अकेला ऐसे जंगलों में काम करता है ना। और चौथा है लास्ट वाला जो सन्यासी है ना, मतलब सब घर बार सारे लोभ लाभ सब छोड़ छाड़ के अकेला पूरी दुनिया की जो भी सांसारिक जो जीवन है सबको छोड़ के अकेला रहना, अकेला सन्यास लेके भगवान को समर्पित होना है ना, मतलब सन्यासी बन जाना। तो ऐसे 4 आश्रम से ऐसे उस टाइम पे बांटे थे, उनको डिवाइड किया गया था। अब हम देखते हैं मेगालिथिक कल्चर्स इन इंडिया, ठीक है। जो इसकी कुछ केस स्टडी है डेक्कन की, वो हम देखते हैं। Approximately around the time the sages were composing the hymns of the Rig Veda, many Chalcolithic and megalithic cultures flourished in Rajasthan, Deccan, Kashmir and South India. मतलब कुछ ऐसे उसी लेटर वैदिक पीरियड के ही टाइम पे कुछ ऐसे सेजेस थे, जैसे ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद के जो हाइमन्स थे उसमें कुछ ऐसे लिखा था, उसमें कुछ कंपोज किया था, ठीक है, जो सेजेस के बारे में। जैसे चाल्कोलिथिक एज और मेगालिथिक एज में जो भी उनको प्रूफ मिले थे, जैसे राजस्थान में, डेक्कन में, कश्मीर में, साउथ इंडिया में, तो ये सारी चीज़ों की जो इंफॉर्मेशन है वो ऋग्वेद में दी गई थी। वी गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट दिस कल्चर्स फ्रॉम द मेगालिथ्स। ये जो कल्चर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो भी गैदर्स हुई थी, उसको क्या कहते हैं, मेगालिथ्स कहते हैं। मेगालिथ्स आर लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर्स और ग्रुप्स ऑफ स्टैंडिंग स्टोन्स दैट आर बिलीव्ड टू हैव सम रिलीजियस सिग्निफिकेंस। ये जो मेगालिथ है वो एक क्या है, बड़ा सा स्टोन जैसा पत्थर जैसा उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और उसमें जो मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े और दूसरे उसमें स्टैंडिंग स्टोन्स होते हैं खड़े वाले, तो उसको एक रिलीजियस सिग्निफिकेंस की तरह उस पर बिलीव किया जाता है, मतलब एक धार्मिकता का उसमें एक भरोसा होता है कि उसमें भी कुछ मतलब भगवान का ही कुछ ऐसा वास है या कुछ भी इस टाइप से, ठीक है। Sometimes they were erected on burial sites or were used to commemorate heroic deeds. The term megalith means large stone. It is derived from the Greek words megas and lithos. Megas means great and lithos means stone. ठीक है, मतलब ये जो मेगालिथ्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है, उसमें मेगास का जो मीनिंग है वो है ग्रेट और लिथोस का मीनिंग क्या है, स्टोन। Megalith monuments of large stone have been found throughout India from Kashmir in the north to Tamil Nadu in south. तो ये जो मेगालिथ के जो स्टोन है वो कहाँ हमें मतलब हिस्टोलॉजिकल को कि कहाँ पे फाउंड हुआ था, वो कश्मीर में अपने इंडिया में, ठीक है। कश्मीर में कहाँ पे, नॉर्थ साइड में, और तमिलनाडु में साउथ साइड में, ठीक है। दे आर पर्टिकुलरली कॉमन इन स्टेट्स ऑफ तमिलनाडु, कर्नाटका एंड केरला। ये जो पत्थर है वो पर्टिकुलरली हमें कहाँ कहाँ मिलता है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में और केरला में, ओके। इम्पोर्टेंट मेगालिथिक साइट्स इन द डेक्कन एंड साउथ इंडिया आर। जो इम्पोर्टेंट जो मेगालिथिक साइट्स है वो कौन से, डेक्कन और साउथ इंडिया में कहाँ कौन कौन से है वो। पहला है टक्कल घाट एंड खापा, माहुरजरी एंड नाईकुंड एंड विदर्भा, ठीक है। दूसरा है ब्रह्मगिरी एंड चंद्रावली एंड जदिगेनहाली एंड इन कर्नाटका, ठीक है। और नेक्स्ट है नागार्जुन कोंडा इन आंध्र प्रदेश, आदिचनलूर, अमृत मंगलम एंड सरूर, ये कहा है तमिलनाडु में। और लास्ट है पोरकलम इन केरला। तो इन सारे जगहों पे ये जो मेगालिथ्स के जो पत्थर है वो फाउंड होते हैं। द जनरल टाइम स्पैन फॉर द मेगालिथ्स रेंजेस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 1000 BCE टू द एंड ऑफ द 3rd century CE। तो ये जो मेगालिथ्स के जो रेंजेस थे उनकी शुरुआत कब से हुई थी, 1000 बिफोर क्राइस्ट के काल से, और एंड कहाँ हुआ था, 3rd century में, ठीक है। The megalith builders have not left behind any books or text। ये जो मेगालिथ बिल्डर्स है इनके बारे में किसी भी मतलब बुक्स में या किसी भी टेक्स्ट में लिखा नहीं है। We get a picture of their life only from the material remains that have been excavated by archaeologists।
उनके बारे में उनके सिर्फ पिक्चर्स कुछ ऐसे हमें दिखा मिले हैं, वो भी किन की तरफ से, आर्कियोलॉजिस्ट के थ्रू, और वो भी कुछ ऐसे बचे हुए कुछ ऐसे मटेरियल्स के पिक्चर्स वगैरह। दीज रिमेन सजेस्ट दैट द मेगालिथ्स वेर इरेक्टेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। तो ये जो मेगालिथ्स जो पत्थर है वो अलग अलग टाइप के ग्रुप्स के लोगों के लिए वो यूज किए जाते थे। वो किस किस की चीज़ों के लिए यूज किए जाते थे? यूज्ड आयरन इम्प्लीमेंट्स एंड टूल्स, लोहा बनाने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, फिर टूल्स बनाने के लिए। न्यू एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर एंड ग्रू क्रॉप्स सच एज बार्ली, मिलेट्स, ग्राम एंड लेंथिस। और जो खेती में कुछ प्रैक्टिस करने के लिए, कुछ नया कुछ कब बनाने के लिए भी उसका यूज किया, जैसे क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, जैसे बार्ली वगैरह है, ग्राम, लेंटिल्स है, तो इनसे ऐसे अनाजों को उगाने के लिए भी इनका यूज किया जाता था। प्रैक्टिस हंटिंग, फिशिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री टूर, इनका प्लांटिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए, है ना, हंटिंग करने के लिए भी इनका यूज किया जाता था। हैड वेल डेवलप्ड क्राफ्ट ट्रेडिशंस, और क्राफ्ट के ट्रेडिशंस भी किए जाते थे, पॉटरी बनाना, है ना। फ्रैगमेंट्स फाउंड इन ग्रेव इंडिकेट दैट pottery was made. Beads, copper and bronze artifacts and gold silver ornaments have also been found। और उनके काल में ये सारी चीजें वहाँ पे मिली थी, जैसे पॉटरी के साथ साथ बेड्स, कॉपर, ब्रोंज, है ना, ऐसे कुछ गोल्ड, सिल्वर, ऐसे ऑर्नामेंट्स भी वहाँ पे हमें फाउंड हुए थे। Buried their dead in pits, urns or sarcophagus, and use stone to construct or mark the burial sites as memorials for the dead. Some graves contain remains of more than one person. The presence of grave would suggest a belief in afterlife। और इसमें जो मतलब जो डेट हो जाते हैं, कोई भी एनिमल्स हो या फिर कोई ह्यूमन हो, तो उसकी कुछ डेट्स करने के बाद वो उसके जो पिट्स वगैरह बनाए जाते हैं, है ना, और उसमें कुछ ऐसे उन स्टोन का यूज किया जाता है। जब उसमें कुछ उनके पिट्स वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ पे वो जो स्टोन्स है, मेगालिथ स्टोन्स, उनका यूज किया जाता है और उसको मार्क भी किया जाता है उस स्टोन से। ठीक है, जो भी मरा हुआ पर्सन है उसकी कुछ मेमोरीज, उसकी कुछ याद करके वहाँ पे मार्क वगैरह किया जाता था। ठीक है। had social difference amongst themselves। For example, at Brahmagiri, a skeleton was found buried with more gold beads, copper bangles and stone beads compared to other skeletons that were excavated। और वहाँ पे जो कुछ ऐसे सोशल डिफरेंस भी थे उन लोगों में, ऐसे जो भी ब्रह्मगिरी एक प्लेस है, ब्रह्मगिरी में स्केलेटन के जो गोल्ड वगैरह चीज़ें होती है, जैसे ज्वेलरी, है ना, बैंगल्स वगैरह, जो सारी चीज़ें वो उनको वो वहाँ पे पहने जाते थे, और कुछ लोग जो है वो स्टोन के बने हुए ज्वेलरी पहनते थे। ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, अ क्लोजर लुक एट डेक्कन ब्यूरियल्स। In Maharashtra, particularly around Nagpur, the megalithic people buried their dead ceremonially and erected huge stones in a circular fashion around the burial areas। महाराष्ट्र में खास करके नागपुर के पास, नागपुर के अराउंड में जो मेगालिथिक जो पीपल्स थे, वो मरने के बाद, वहाँ के लोग मरने के बाद वहाँ पे बड़े बड़े ऐसे वो मेगालिथ्स के पत्थर वहाँ पे रखे जाते थे, और वहाँ पे फैशंस के लिए, मतलब इसे दिखाने के लिए वहाँ पे कुछ ऐसे मार्क वगैरह किए जाते थे। The crops was decked with jewels and even the horse fully ornamented was buried with its master। और वहाँ पे कुछ ऐसे कॉर्प्स होते थे, जैसे वो ज्वेल्स, मतलब ज्वेलरी वगैरह उनको पहना जाता था। इवन वहाँ के जो हॉर्स होते थे, घोड़े, उनको भी पत्थरों के ऐसे बने हुए कुछ ऐसे हल्के फुल्के ज्वेलरी उनको पहनाई जाती थी। At the site of Jorv, people buried the dead inside the house under the floor. Children were buried in 2 urns that were joined mouth to mouth and set horizontally in the pit। और वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे, वो अपने घर के अंदर में फ्लोर में कुछ ऐसे जो मतलब डेड जो भी लोग होते थे मरे हुए, उनको अपने घर के अंदर, जमीन के अंदर ही उनको कभी कभी मतलब उसको दफना देते थे। ठीक है। और बच्चे भी होते थे, तो बच्चों को भी अगर कुछ मतलब ऐसा होता था तो वो एक दूसरे मतलब माउथ टू माउथ उनको ज्वाइन करके ऐसे वो उनको रखते थे, उनकी पीठ बनाते थे एक।
Adults were buried in a supine position with the head towards the north. Before the ceremonial burial, feet were chopped off, possibly because of the fear of the dead turning into ghost. और वो लोग क्या करते थे, मतलब जैसे एक साइड में अगर समझो किसी पर्टिकुलर कोई डेथ हुई है और उसको वहीं पे दफना दिया है, तो वो लोग क्या करते थे, उसके तरफ मतलब पीठ करके वो हमेशा क्या करते थे, रहते थे और सोते थे। मतलब उनको कैसे डर एक मतलब वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा डर रहता था, जैसे घोस्ट का है ना, भूत वगैरह, वैसे वो ज्यादातर मानते थे। और जो भी डेड वगैरह हो जाती थी तो उसको पीठ दिखा मतलब उसके उसे टर्न करके वो लोग अपने रहते थे, सोते थे, जो भी है वो, ठीक है, क्योंकि उनको घोस्ट की भीति होती थी रात में खास करके। एट Inamgaon, a Chalcolithic site, the adults were generally buried within the house and laid out straight with the head towards the north. और एक इनाम गांव है, वहाँ पे चैलकुलिथिक साइट में कुछ ऐसे अडल्ट्स जो प्रौढ़ जो लोग थे जनरली, वो अगर घर के अंदर अगर उनकी डेथ हो जाती थी तो उनको वहीं पे दफनाते थे घर के अंदर में, ठीक है। और वो उनका जो मतलब हेड है वो कौन सी साइड में रख करते थे, नॉर्थ साइड में। अदरवाइज पीपल एंड जॉर एंड इनामकाओ led lives similarly to other South Indian megalithic builders. They used copper and iron to make tools, grew wheat, barley, lentils and rice, practiced animal husbandry and lived in circular or rectangular huts. तो ये जो मेगालिथ्स के जो लोग थे वो उनके कुछ मेगालिक बिल्डर्स भी थे, जो उन लोगों के लिए साउथ इंडिया के कुछ ऐसे बिल्डर्स थे जो वहाँ के लोगों के लिए कॉपर और आयरन की चीज़ों से टूल्स, हत्यारे औजारे बना के देते थे। और वीट जैसे मतलब गेहूँ वगैरह, बार्ली, राइस और कुछ ऐसी चीज़ें वो एग्रीकल्चर में उनका बिजनेस वो करते थे, खेती बाड़ी करते थे। और एनिमल हस्बेंडरी में जो जानवरों को पालना, वो सारी काम भी वो लोग करते थे, ठीक है। और उनके जो हट्स मतलब जो झोपड़ियाँ वगैरह होती थी वो सर्कुलर शेप में या फिर रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेसन है, लेसन नंबर 4 द वैदिक पीरियड, ये यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको आज की इस वीडियो के जो भी हमने पॉइंट्स जो भी डिस्कस किए हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।